नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों, ईपीएस 95 पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े हर परिवार का आपके अपने चैनल पेंशन की बात पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी और आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे पेंशन से जुड़े उन महत्वपूर्ण मुद्दों की जिनकी चर्चा इस समय देश भर में हो रही है। साथियों, पेंशन का विषय केवल एक मासिक भुगतान का विषय नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। नौकरी के वर्षों के दौरान कर्मचारी अपने वेतन से योगदान करता है, सेवा पूरी करता है और सेवानिवृत्ति के बाद उम्मीद करता है कि उसे ऐसी आर्थिक सहायता मिले जिससे वो अपने जीवन के आवश्यक खर्च पूरे कर सके। लेकिन आज महंगाई के बढ़ते दौर में बहुत से पेंशनर्स के सामने आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। दवाइयों का खर्च, बिजली पानी का बिल, घर का राशन, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और परिवार की अन्य जिम्मेदारियां पहले की तुलना में काफी महंगी हो चुकी हैं। इसी वजह से ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार चर्चा में बनी हुई है। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, पेंशन पुनरीक्षण और महंगाई राहत जैसे विषयों पर अलग अलग दावे और संभावित आंकड़े सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी बात है कि किसी भी अनुमान, मांग या वायरल संदेश को सीधे अंतिम सरकारी फैसला न माना जाए। आज हम इसी पूरे विषय को सरल भाषा में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बात आधिकारिक स्थिति से जुड़ी है, कौन सी बात कर्मचारी संगठनों की मांग है और कौन सी बात केवल संभावित गणना या चर्चा के रूप में सामने आ रही है। हमारा उद्देश्य किसी भी पेंशनर में झूठी उम्मीद पैदा करना नहीं, बल्कि उपलब्ध जानकारी को जिम्मेदारी और सावधानी के साथ आपके सामने रखना है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की। इस योजना से जुड़े पेंशनर्स की संख्या बहुत बड़ी है और लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग अलग अलग मंचों पर उठती रही है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनर्स संगठनों की ओर से यह मांग की जाती रही है कि इसे मौजूदा स्तर से बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ते या महंगाई राहत का लाभ भी उपलब्ध कराया जाए। पेंशनर्स संगठनों का तर्क है कि आज की महंगाई को देखते हुए बहुत कम न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक जीवन जीना कठिन है, विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जिनके पास आय का कोई अन्य नियमित साधन नहीं है। दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग समय समय पर संसद, सरकार, संबंधित मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा का विषय बनती रही है। कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए, आंदोलन किए और सरकार से सकारात्मक निर्णय की अपील की। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। किसी संगठन द्वारा की गई मांग और सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक मंजूरी एक जैसी चीज नहीं होती। यदि कोई संगठन 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार ने 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन लागू कर दी है। इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली संभावित राशि या किसी प्रस्तावित आंकड़े को तब तक अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता जब तक संबंधित सरकारी विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना या स्पष्ट आदेश जारी न हो। इसलिए वर्तमान स्थिति को समझते समय यह सावधानी बेहद आवश्यक है कि 7,500 रुपये की मांग को मांग के रूप में ही देखा जाए, न कि सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए लागू हो चुकी नई पेंशन के रूप में। भविष्य में सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेती है, यह आधिकारिक प्रक्रिया, वित्तीय संसाधनों और नीति संबंधी फैसलों पर निर्भर करेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग के पीछे सबसे बड़ा कारण आर्थिक वास्तविकता है। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए केवल भोजन और घर का खर्च ही पर्याप्त नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ता है। नियमित दवाइयां, डॉक्टर की फीस, जांच, अस्पताल का खर्च और अचानक आने वाली चिकित्सा जरूरतें किसी भी सीमित आय वाले परिवार पर भारी पड़ सकती हैं। कई पेंशनर्स का कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति की अवस्था में उन्हें ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे वे कम से कम बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग को लेकर लगातार आवाज उठती रही है।
दूसरी ओर सरकार की दृष्टि से पेंशन व्यवस्था एक दीर्घकालिक वित्तीय जिम्मेदारी भी है। किसी भी पेंशन योजना में लाभ बढ़ाने का निर्णय केवल वर्तमान पेंशनर्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भविष्य में आने वाले लाभार्थियों और लंबे समय की वित्तीय देनदारियों पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए सरकार जब भी किसी बड़े बदलाव पर विचार करती है तो उसे वित्तीय स्थिरता, फंड की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या और भविष्य की जिम्मेदारियों जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। यही कारण है कि पेंशन बढ़ाने की मांग और अंतिम सरकारी निर्णय के बीच एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर किसी मांग को सीधे मंजूरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है और इससे पेंशनर्स के बीच भ्रम की स्थिति बन जाती है। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसे लेकर पिछले कुछ समय से काफी चर्चा है। यह है नई पेंशन व्यवस्था, पेंशन प्रक्रिया में प्रशासनिक सुधार और क्लेम निपटारे से जुड़ी प्रक्रियाएं। यहां यह समझना जरूरी है कि प्रशासनिक सुधार का मतलब हमेशा पेंशन राशि में सीधी वृद्धि नहीं होता। कई बार सरकार और संबंधित संस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं लागू करती हैं जिनका उद्देश्य पेंशन आवेदन, दावों, दस्तावेजों और भुगतान की प्रक्रिया को अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनाना होता है। डिजिटल सिस्टम का विस्तार, ऑनलाइन सेवाएं, रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन, केवाईसी से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार और पेंशन क्लेम की निगरानी जैसे कदमों का उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर सेवा देना होता है। इससे पेंशनर्स को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ सकते हैं और कई सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं। हालांकि किसी भी डिजिटल व्यवस्था के साथ यह भी जरूरी है कि पेंशनर्स अपने दस्तावेजों और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का ध्यान रखें। किसी अज्ञात व्यक्ति को ओटीपी, बैंक विवरण, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। पेंशन से जुड़े किसी भी काम के नाम पर यदि कोई व्यक्ति फोन करके पैसे मांगता है या बैंक खाते की जानकारी मांगता है तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आज के डिजिटल दौर में पेंशनर्स को केवल पेंशन संबंधी अधिकारों की जानकारी ही नहीं, बल्कि साइबर धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी भी रखना उतना ही जरूरी है। पेंशन क्लेम की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर भी लगातार जोर दिया जाता रहा है। किसी कर्मचारी या पेंशनर के लिए क्लेम का समय पर निपटारा बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई बार पूरी आर्थिक योजना उसी भुगतान पर निर्भर होती है। यदि दस्तावेज अधूरे हो, रिकॉर्ड में अंतर हो या सेवा संबंधी जानकारी में कोई विसंगति हो तो प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसलिए पेंशन से जुड़े लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने रिकॉर्ड, केवाईसी, बैंक खाते और आवश्यक दस्तावेजों की स्थिति समय समय पर जांचते रहें। यदि किसी मामले में प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित है तो संबंधित आधिकारिक माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। कुछ परिस्थितियों में नियमों के अनुसार देरी से जुड़े ब्याज या अन्य प्रावधान भी लागू हो सकते हैं, लेकिन इसका लाभ हर मामले में स्वतः नहीं मिलता और यह संबंधित नियमों तथा पात्रता पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी पेंशनर को किसी वायरल संदेश के आधार पर यह मान लेना उचित नहीं है कि हर लंबित क्लेम पर एक निश्चित राशि का ब्याज अवश्य मिलेगा। वास्तविक स्थिति संबंधित मामले और लागू नियमों के आधार पर तय होती है। अब बात करते हैं उच्च पेंशन से जुड़े विषय की, जो लंबे समय से ईपीएफओ और ईपीएस से जुड़े कर्मचारियों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा रहा है। उच्च पेंशन का मामला सामान्य न्यूनतम पेंशन से अलग है और इसके लिए पात्रता, विकल्प, योगदान और संबंधित नियमों का पालन आवश्यक होता है। प्रत्येक कर्मचारी या पेंशनर को स्वतः उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलता। पात्रता और प्रक्रिया के आधार पर ही यह तय होता है कि किसी व्यक्ति का मामला उच्च पेंशन के लिए योग्य है या नहीं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति उच्च पेंशन से संबंधित प्रक्रिया में है तो उसे केवल सोशल मीडिया की जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संबंधित आधिकारिक पोर्टल, ईपीएफओ की सूचना और लागू नियमों को ध्यान से देखना चाहिए। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या गलत जानकारी भविष्य में समस्या पैदा कर सकती है। इसीलिए पेंशन से जुड़े हर महत्वपूर्ण निर्णय में सावधानी और आधिकारिक जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। पेंशन की गणना को लेकर भी लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां देखने को मिलती हैं। आमतौर पर ईपीएस के अंतर्गत पेंशन की गणना संबंधित नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन जैसे आधारों पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि किसी नई प्रशासनिक व्यवस्था या डिजिटल सुधार के लागू होने मात्र से हर पेंशनर की पेंशन स्वतः कई गुना नहीं बढ़ जाती। पेंशन राशि में बदलाव के लिए संबंधित नियमों के अनुसार निर्णय आवश्यक होता है। इसलिए यदि कोई संदेश ये दावा करता है कि नई व्यवस्था लागू होते ही सभी ईपीएस 9-5 पेंशनर्स की पेंशन अपने आप
₹500 या किसी अन्य निश्चित राशि तक पहुंच गई है, तो ऐसे दावे की आधिकारिक पुष्टि किए बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी तरह किसी भी संभावित पेंशन राशि को अंतिम भुगतान मानकर वित्तीय योजना बनाना भी उचित नहीं है। पेंशनर्स को अपने वास्तविक पीपीओ, बैंक क्रेडिट और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर अपनी स्थिति समझनी चाहिए। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग पर, जिसकी चर्चा इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच काफी प्रमुखता से हो रही है। 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में वेतन और पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इस पूरे मामले को समझते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग की प्रक्रिया और अंतिम सरकारी निर्णय अलग अलग चरण हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से विभिन्न मांगे रखी जाती हैं। इनमें न्यूनतम वेतन बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, भत्तों की समीक्षा, पेंशन पुनरीक्षण और अन्य वित्तीय लाभ शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर 3.83 जैसे फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े भी चर्चा में दिखाई देते हैं। कुछ कर्मचारी संगठन अपनी मांगों और गणनाओं के आधार पर संभावित वेतन वृद्धि का अनुमान प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसी संगठन की मांग या किसी संभावित गणना को अंतिम सरकारी स्वीकृति समझना सही नहीं है। अंतिम लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आयोग क्या सिफारिश करता है और सरकार उन सिफारिशों पर क्या निर्णय लेती है। इसी संदर्भ में 68,940 रुपए जैसे संभावित बेसिक वेतन के आंकड़े भी कई चर्चाओं में सामने आते हैं, लेकिन ऐसे आंकड़ों को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि गणना किस फिटमेंट फैक्टर और किस मौजूदा मूल वेतन को आधार मानकर की गई है। अलग अलग कर्मचारी संगठनों और विश्लेषकों की गणना अलग हो सकती है, इसलिए किसी संभावित आंकड़े को सभी कर्मचारियों के लिए निश्चित वेतन के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। यदि भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार का अंतिम निर्णय सामने आता है, तभी वास्तविक वेतन और पेंशन संशोधन की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। उस समय यह भी स्पष्ट होगा कि किस स्तर के कर्मचारियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कौन से भत्ते बदलेंगे, पेंशन का पुनरीक्षण किस आधार पर होगा और संशोधित वेतन संरचना किस तारीख से लागू होगी। तब तक किसी भी संभावित राशि को अनुमान से अधिक महत्व देना उचित नहीं।